हेलो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। तो ये हमारा कंटिन्यूटी में टॉपिक जिसमें हमने बेस एक्सीशन रिपेयर सिस्टम को कंप्लीट किया है। ये है इसकी मैकेनिज्म। mechanism, steps of base excision repair system। नेक्स्ट इसी के रिजेम्बलेंस हम चलते हैं अब NER की तरफ। थर्ड पॉइंट जो एक्सीशन रिपेयर सिस्टम है उसी का सेकंड पॉइंट हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे। थर्ड का सेकंड न्यूक्लियो TIDE न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर सिस्टम। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं NER। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड रिपेयर सिस्टम। सेम वही चीज है जो वहां हुई थी एक बेस के एनालॉग से या सब्स्टिट्यूशन से होने वाले चेंजेस, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। थोड़ा सा चेंज ये कर लेते हैं कि वहाँ पे संपूर्ण DNA में से केवल एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ था। अगर यह संख्या ज़्यादा हो जाती है दो या दो से अधिक, तो ऐसे में बेस एक्सीशन रिपेयर क्या हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है या कैपेबल नहीं है उसको रिपेयर करने के लिए। तब हम यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं या इनिशिएट करते हैं न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर सिस्टम को। और इस चीज़ को ध्यान रखना, ये DNA मतलब DNA में सिंगल स्ट्रैंड जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, सिंगल स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड्स को ही क्या करता है, एक तरीके से एंडो या एक्सो, एंडो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस और एक्सो न्यूक्लियस रिपेयर करता है। ठीक है, एंड और एक्सो कहने का मतलब है कि DNA पे अगर एक सिंपल लीजन हम यहाँ पे बनाते हैं जो हमने पहले बनाया था डायरेक्ट में, दैट इज थायमिन थायमिन डाइमर, और ये हो गया यहाँ पे नीचे एडेनिन एडेनिन। तो ऐसे में इसको हमने कोशिश की थी प्रारंभ में फोटोलाइटिक रिपेयर या डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम, जिसमें हमने यूज में लिया था फोटोएलाइज एंजाइम जो था, मतलब DNA फोटोएलाइज एंजाइम जो है वो क्या कर रहा था, डायरेक्ट रिपेयर में मदद कर रहा था। परंतु ऐसे में अगर नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे इस प्रकार के लीजन्स के लिए हम यूज में लेते हैं NER रिपेयर सिस्टम को। कैसे होता है ये, हम यूज में ले सकते हैं बाई रेडिएशन ऑफ UV रेज। ठीक है, एक दूसरा अगर अपन यहाँ पे यूज में लें तो एल्किलेटिंग एजेंट्स, एल्किलेटिंग एजेंट्स। और एल्किलेटिंग एजेंट्स की अगर हम बात करें, एल्किलेटिंग एजेंट्स की अगर अपन बात कर रहे हैं तो वहाँ हम यूज में ले सकते हैं एथिल इथेन सल्फोनेट।
मेथिल इथेन सल्फोनेट, डाई मेथिल सल्फोनेट, जो हम पूरे म्यूटेंट्स में पढ़ चुके हैं, और मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस, क्लियर है। इसके अलावा हम यहाँ पे यूज में ले सकते हैं हाइड्रो या हाइपो जैंथिन। ये हाइपोजेंथिन अगर आपको ध्यान हो तो किसकी वजह से, ये डी एनिमिनेशन, कॉज करती है, ठीक है। और इनकी अगर अपन बात करें तो ये क्या करते हैं, एक तरीके से सब्स्टिट्यूट ट्रांसवर्जन सब्स्टिट्यूशन, डीएमिनेशन, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पे और भी यूज में ले सकते हैं, जैसे कि कार्सिनोजेंस, रेडिएशन ऑफ अल्ट्रावायलेट, उसी प्रकार से कार्सिनोजेंस, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं बेंजोप्यूरिन, बेंजोप्यूरिन। कार्सिनोजन का मतलब वो जो रेडिएशन कॉज करते हैं, क्लियर है, ऐसे एजेंट्स को हम बोलते हैं कार्सिनोजन। यहाँ पे ये लाइट के द्वारा है, ये केमिकल्स जो कि क्या करते हैं, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन्स को एक तरीके से मतलब रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, कार्सिनोजेंस कहलाते हैं, जैसे कि बेंजीन, बेंजोप्यूरिन आदि। ये क्या कॉज करते हैं, ये कॉज करते हैं बेस एनालिसिस, ठीक है। दूसरा अगर अपन बात करें तो सब्स्टिट्यूशन। तीसरा ये करते हैं डाइमर्स, लाइक थाइमिन थाइमिन डाइमर्स, थाइमिन सिस्टोसिन डाइमर एंड सिस्टोसिन सिस्टोसिन डाइमर्स, ठीक है। ये इस प्रकार के जो डैमेज है डीएनए में उनको क्या करते हैं, कॉज करते हैं, क्लियर। अब हम समझते हैं इसकी मैकेनिज्म, देख लीजिए एक बार इसे। इनकी फुल फॉर्म होगी इथेनॉल इथेन सल्फोनेट मैथेन इथॉल सल्फोनेट, दैट इज डाई मेथिल सल्फोनेट टाइप। ये है डीएनए डैमेज, जो कि किसी एक म्यूटेजन, केमिकल या फिजिकल म्यूटेजन की वजह से थाइमीन्स में क्या बन चुका है, डाइमर्स बन चुके हैं। तो अगर हम NER मैकेनिज्म की बात करते हैं तो NER मैकेनिज्म में, जो कि ई कोलाई में सबसे पहले ढूंढा गया, उसके अंदर विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन्स जो हैं वो इसे पहचानते हैं, इस प्रकार के लीजन्स को या डीएनए डैमेज को। तो एक्चुअली में ये पहचानते कैसे हैं, इनको स्टिमुलेट कौन करता है, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये डीएनए में बन गया और बन के रखा हुआ है यूक्रोमेटिन में, कोई समस्या नहीं है। परंतु जब इस डीएनए के रेप्लिकेशन का टाइम आता है तब, या इस डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन का टाइम आता है तब, जब पॉलीमरेज इस पर रिएक्शन करता है और ये एक रज्जुकी बनता है, तो ये जो लीजन्स हैं ये पॉलीमरेज एंजाइम की एक्शन को या जो मैकेनिज्म है उसको क्या कर देते हैं, बाधित कर देते हैं। और इनके बाधित होने की वजह से कुछ विशिष्ट रिकॉग्नाइज्ड एंजाइम्स जो हैं या प्रोटीन जो हैं वो क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं या इंड्यूस होते हैं, और वो इन लीजन्स को पहचानते हैं। तो इस प्रकार के लीजन को यहाँ पे NER के अंदर कुछ विशिष्ट प्रोटीन्स है, जैसे कि BER के अंदर 6 प्रोटीन्स थे, DNA ग्लाइकोसिलेज। उसी तरीके से अगर अपन यहाँ बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में है UVRA, ठीक है,
UVRB, ठीक है, URA, URB, UVRC, याद करने में कोई मुश्किल नहीं होगा, क्रम से हैं, और UVRD। इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ 5 प्रोटीन्स या 5 एंजाइम्स कह सकते हैं जो कि पूरी तरीके से कार्य करते हैं इसको रिकॉग्नाइज करने में। यहाँ पे अगर अपन मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं तो मैकेनिज्म की स्टेप फर्स्ट में, UVRA recognize the lesion, या कहें तो DNA डैमेज। जो भी बेस एनालॉग की वजह से या डीएमिनेशन की वजह से या डाइमर की वजह से जो चीज़ हुई है, या अगर अपन बात करें तो मिसमैच की वजह से हुआ है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ है वो यहाँ पे डैमेज को आइडेंटिफाई कर रहा है UVRA। UVRA जो है वो फिर क्या करेगा, स्टेप सेकंड में UVRA बाइंड UVRB, ठीक है, और UVRB जो है वो बाइंड करेगा किसको, UVRC को। क्लियर है? तो ऐसे में स्टेप थर्ड में क्या होगा, UVRB एंड C क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स। क्या बना लेंगे, कॉम्प्लेक्स, एंड UVRA एक तरीके से रिमूव्ड। तो यहाँ पे ए का काम क्या था, एक तरीके से इसको जोड़ने का था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें तो जो UVRB एंड C है ये काम करते क्या हैं, तो इन दोनों की अगर अपन काम की बात करें तो ये एक्ट एज एंडो न्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियेज, और एंडोन्यूक्लियेज क्या करता है, निक बनाता है दोनों तरफ फास्फोडाइस्टर में। तो ऐसे में यहाँ पे अगर अपन कहें तो इस लीजन को रिकॉग्नाइज किया बाय UVRA, ठीक है, देन UVRB, और क्या हो जाएगा, UVRB C कॉम्प्लेक्स, BC कॉम्प्लेक्स, और UVRA जो है वो क्या हो जाता है, यहां से फ्री हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में इन सारी चीजों में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। एनर्जी तो हर जगह दिखाना जरूर, ATP कन्वर्ट इनटू ADP, मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में ये क्या हो गए, रिमूव हो गए। ये हालांकि 2 डायग्राम्स हैं, हम एक में ही इसको समझा रहे हैं, एक में जोड़ना है, एक में UVR को, पहले वाले में तो UVR को आने देना है और दूसरे वाले में UVR को क्या करना है, रिलीज। जो ही कॉम्प्लेक्स बन जाएगा हम इसमें से UVRA को क्या कर रहे हैं, रिमूव, UVAR को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। हो गया। तो BC जो है वो क्या करते हैं, एंडोन्यूक्लियेज के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये इस लीजन के अंदर क्या कर देंगे, एक निक फॉर्मेशन कर देंगे, थायामीन, थायामीन।
और इस कॉम्प्लेक्स ने क्या बना दिए यहाँ पे निक। निक फॉर्मेशन, निक बन चुका है, क्लियर है। अब यहां पे जुड़ेगा UVRD जो कि कैसे काम करता है, एक्ट एज हेलिकेज। BER में मैंने आपको समझाया था कि निक बन गया लेकिन अभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ऐसे में हेलिकेज जो ही हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ेगा ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो अगले डायग्राम की अगर अपन बात करें तो अगले डायग्राम में ये तो बन गया गैप, ठीक है, इसको हम बोलेंगे गैप, ठीक है। और ये इसमें से निकल गया थायमीन डाइमर, बाहर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। और जो ही ये निकलेगा UVR कॉम्प्लेक्स जो है UVRB एंड UVRC ये भी क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। निक फॉर्मेशन किसने कर दिया, डी ने। तो यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ होगा, UVRD जो है वो क्या करेगा, यहाँ रिएक्शन करके क्या बना देगा, गैप फॉर्मेशन कर देगा। तो गैप निक किसने बनाया, UVRBC ने, और गैप कौन बनाएगा, UVRD जो कि हेलिकेज के समान काम कर रहा है। ATP मैग्नीशियम आयंस ADP, और वही एनर्जी इसमें भी चाहिएगी। और ये हो गया एडेनिन और ये हो गया एडेनिन। 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये ठीक है, ये हो गया UVRD एक्ट एज हेलिकेज, हो गया काम। अब जब यहाँ पे गैप बन गया तो ये जो एंजाइम्स हैं ये यहाँ पे कैरी करेंगे अब किसको, फिफ्थ स्टेप की अगर अपन बात करें तो फिफ्थ स्टेप में यहाँ पे आएगा DNA पॉलीमरेज, कौन सा, फर्स्ट एंजाइम। और फर्स्ट एंजाइम जो है जो कि DNA पॉलीमरेज फर्स्ट है, DNA पॉलीमरेज फर्स्ट यहाँ पे थायमीन्स को क्या करेगा, कैरी करेगा इस गैप के अंदर, और उन थायमीन्स को लाके क्या कर देगा, जोड़ देगा। लेकिन उनके बीच के गैप्स को भर नहीं सकता, ठीक है। और यहाँ पे ढंग से देखिए, ये हो गया 3' एंड, ये हो गया मुक्त OH, यहाँ पे भी मुक्त OH ग्रुप है 3' एंड पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी हो गया मुक्त OH ग्रुप 3s डेंड उस पर। अगला डायग्राम एक और जो हम स्टेप बढ़ाएं तो ठीक, नहीं बढ़ाएं तो इसी में भी हम दिखा सकते हैं। जो ही पॉलीमरेज इसको जोड़ेगा, जोड़ने के बाद यहाँ पे एंजाइम का आएगा लाइगेज, और ये लाइगेज ATP को कंज्यूम, ATP तो सारे कंज्यूम करेंगे लेकिन ADP, ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे में फाइनली DNA हमको क्या मिलेगा, रिपेयर। तो DNA पॉलीमरेज A जो है वो फिल्ड द गैप बाय न्यूक्लियोटाइड, कौन से, एप्रोप्रिएट न्यूक्लियोटाइड, और यहां पे कौन से आएंगे, थायमीन्स। नेक्स्ट स्टेप, द निक सील्ड द निक सील्ड बाय फास्फो, वो सील्ड बाय फास्फो डाई एस्टर बॉन्ड बाय न्यूक्लियस एंजाइम DNA वो लाइगेज, सॉरी लाइगेज, बाय DNA लाइगेज एंजाइम। इस प्रकार DNA जो है वो वापस क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ जो हम नई बात कर रहे हैं वो ये है कि जैसे कि DNA D जो है वो हेलिकेज के रूप में काम करता है, वो यहाँ पे साथ में कुछ विशिष्ट बंधनकारी प्रोटीन्स जैसे कि SSBP प्रोटीन्स
बी ऐड करता है जो कि डीएनए को कुछ दूरी तक खोल के एक रज्जु की बनाता है, तभी तो ये सारी रिएक्शंस उसके अंदर कंप्लीट हो सकती हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे बियर और नियर में जो अंतर है वो ये कि बियर सिंगल बेस पेयर्स के लिए काम करता है, जबकि नियर एक से ज़्यादा बेस पेयर्स अगर में लीजन हो तो उनके लिए काम करता है। यहाँ के कैस्केड में 6 एंजाइम्स हैं जिन्हें हम डीएनए ग्लाइकोसाइलेज कहते हैं, जबकि नियर के अंदर लगभग 4 एंजाइम्स का कैस्केड है, यूबीआर, ए, बी, सी और डी, जो कि एक विशिष्ट लैक्स ए जीन द्वारा कोड किए जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, दैट इज लैक्स ए जीन द्वारा कोड किए जाते हैं। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स, ई कोलाई की, और ई कोलाई के अंदर जो एमआरएनए होता है वो होता है पॉलीसिस्ट्रोनिक। ये यहाँ से रिलेटेड नहीं, अलग से बता रहा हूँ, पॉलीसिस्ट्रोनिक। और पॉलीसिस्ट्रोनिक का मतलब जिसके एमआरएनए में एक से ज़्यादा सिस्ट्रॉन्स होते हैं, और जितने सिस्ट्रॉन्स होंगे उतने प्रकार के एंजाइम्स या प्रोटीन्स को कोड कर सकती है। हमारे अंदर मोनोसिस्ट्रोनिक होता है, अर्थात हमारा एक एमआरएनए एक ही प्रकार के प्रोटीन को कोड कर सकता है, जबकि प्रोकैरियोट्स का एक एमआरएनए एक से ज़्यादा प्रोटीन्स को कोड कर सकता है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो लैक्स ए जीन जो है वो 4 प्रकार के प्रोटीन्स को कोड कर रही है, जो अलग अलग कार्य कर रही है। ए पहचानने का कार्य कर रही है, बी जो है वो सी को बाइंड करके सी के एंडोन्यूक्लियेज एक्टिविटी को एक्टिवेट करने का काम कर रही है एटीपी के यूज में, डी जो है वो हेलिकेज के समान कार्य करके गैप फॉर्मेशन कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो एप्रोप्रिएट जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको जोड़ रहा है, लाइगेज एंजाइम उनके बीच के गैप को फुल करके डीएनए को क्या बना देता है, कंटिन्यूअस या सतत बना देता है। इस प्रकार एनईएस रिपेयर सिस्टम जो है वो डीएनए को रिपेयर करने में सक्षम है। तो मैकेनिज्म स्टेप्स, of NER system. Mechanism steps of NER system. इन सारी रिएक्शंस में चाहे BER हो चाहे NER हो, इसमें एटीपी जो है वो ऊर्जा के रूप में हाइड्रोलाइसिस होकर काम आती है। तो हर स्टेप में एटीपी ऐड करना आवश्यक है। ठीक है, तो बेस एक्सिशन के अंदर हमारे कंप्लीट। नेक्स्ट डायग्राम सदैव साइंस में अगर अपन कहें तो बहुत ज़्यादा सुंदर की जरूरत नहीं है, परंतु स्पष्ट होने चाहिए, जो हमारी व्याख्या या जो स्टेप्स है उनको कंप्लीटली इलिब्रेट कर दे, समझा दे। ठीक है, तो ये हमारा 3rd पॉइंट कंप्लीट हो गया, जिसको हमने कहा था एक्सिशन रिपेयर। अब इसी में हम 4th पॉइंट जो है वो लेते हैं, एक तरीके से जब मिसमैचिंग हो जाए। ठीक है, मिसमैचिंग का मतलब डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में रेप्लिकेशन के दौरान या बाद में रिकॉम्बिनेशन के दौरान या डीएनए रिपेयरिंग के दौरान अगर कोई डैमेज हो जाता है या कोई दूसरा बेस एनालॉग वहाँ पे आ जाता है, जिसकी वजह से मिसमैचिंग हो जाती है। ठीक है, और डीएनए अपनी कन्फर्मेशन स्टेट को क्या कर देता है, बदल देता है या उसको समरूप नहीं बना के रख सकता। तो हम 4th जो है वो लेते हैं मिसमैच रिपेयर सिस्टम। मिसमैच रिपेयर सिस्टम। मिसमैच रिपेयर सिस्टम की बात करें तो मिसमैच कहाँ कहाँ या कैसे होता है, तो इसके लिए हम कह सकते हैं जैसे कि डीएमिनेशन,
ठीक है, और ऑक्सीडेटिव। डीएमिनेशन को समझिएगा, डीएमिनेशन बार बार अपन रिपीट करें, जैसे कि HNO3 या NH2OH की अगर हम बात करें, जैसे कि हाइपोजेंथिन, वैसे तो ये नाइट्रस ऑक्साइड है, तो इसमें हाइपोजेंथिन के कारण क्या हो रहा था, ये क्या कर रहा है, एमिनो ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर रहा है, कीटो के अंदर, जिसकी वजह से जो प्यूरिन पिरिमिडिन के बीच में बॉन्डिंग की एबिलिटी है वो बिगड़ रही है। और यहाँ पे एडेनिन जो थायमिन से बॉन्ड बनाने में सक्षम था, वो एडेनिन की जगह सिस्टोसिन से भी बॉन्ड बना सकता है, वहीं ग्वानिन सिस्टोसिन की जगह किससे बॉन्ड बना रही है, थायमिन से। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, पूरी तरीके से मिसमैच। बेस एक्सेशन के अंदर सिंगल बेस, न्यूक्लियोटाइड में कुछ न्यूक्लियोटाइड, लेकिन वहीं अगर मिस की अगर अपन बात करते हैं तो क्या चेंजेज आ जाएगा, जैसे कि ये डीएनए है, इस डीएनए के अंदर एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, सिस्टोसिन एंड यहाँ पे ग्वानिन की जगह क्या आ गया, यूरेसिल, और इसके बाद में यहाँ पे जो सिस्टोसिन था वो किससे बना रहा है, एडेनिन से। ठीक है, तो ऐसे में अगर अपन दो डीएनए स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़ते हैं जो कि एक दूसरे के बेस एनालॉग की वजह से, तो ऐसे में ये डीएनए यहाँ से मैच नहीं कर पाएगा, दैट इज सी, और सी की जगह यहाँ पे क्या आ गया, यू, और ए की जगह यहाँ पे क्या आ गया, सी, एडेनिन, थायमिन, सिस्टोसिन। तो ऐसे में ये हो गया थायमिन, एडेनिन और ग्वानिन। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो ऐसे में समस्या ये हो रही है कि इन दो बेसिस के कारण डीएनए जो है वो आपस में बॉन्डिंग नहीं कर पा रहा, और उसकी वजह से डीएनए के काफ़ी लंबा इस तरह जो संरचना है वो क्या हो गई, विकृत, और बाकी के बेस पेयर्स भी आपस में क्या नहीं हो पा रहे, विकृत नहीं हो पा रहे, वो मतलब सॉरी एक दूसरे से कुंडलित नहीं हो पा रहे, जो कि एक दूसरे के मैच कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स हो रही हैं। तो इसके कारण डीएनए के काफ़ी लंबा हिस्सा या जो है वो क्या हो रहा है, मिसमैचिंग के कारण विकृत हो जाता है। ठीक है, और इस विकृति के कई कारण जो बता दिए, जैसे कि हाइपोजेंथिन है, उसके अलावा हम यहाँ पे यूज में ले सकते हैं एक्रेडिन डाइज, और एक्रेडिन डाइज की बात करें तो एक्रेडिन जैसे कि ऑरेंज, येलो, इसके अलावा हम बात करें तो ETBR, इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है, इनको हम यूज में ले सकते हैं। बेंजोप्यूरिन, ये सारे के सारे इसी के हैं जो कि क्या करते हैं, मिसमैच रिपेयर सिस्टम करते हैं। एक्रेडिन डाइज की अगर अपन बात करें तो एक्रेडिन डाइज क्या कर रही हैं, एक्रेडिन डाइज डीएनए के दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जाके बॉन्डिंग कर लेती हैं। इसकी वजह से ये क्या करती हैं, ए प्यूरिनेशन, या डीएनए की हम बात करें तो ए प्यूरिन, और ए प्यूरिन का मतलब है कि ये डीएनए के जो प्यूरिन रिंग से एडेनिन और ग्वानिन उनके बीच में जाकर उनके बीच के ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स को क्या कर देती है, वीक कर देती हैं या तोड़ देती हैं, जिसकी वजह से डीएनए या तो विकृत हो जाता है, दूसरा उनके जगह जो है उसको क्या कर देती है, सब्स्टिट्यूएंट से बदल देती हैं, जिसके कारण वो आपस में मिसमैच हो जाते हैं या जुड़ नहीं पाते, और डीएनए जो है डैमेज हो जाता है, और ऐसा डीएनए जो है वो रेप्लिकेशन नहीं कर सकता जब तक कि वो रिपेयर नहीं हो जाए, क्योंकि पॉलीमरेज एंजाइम आगे नहीं बढ़ सकता। तो यहाँ पे हमें इस प्रकार के डैमेज डीएनए को रिपेयर करने के मैकेनिज्म को समझना है। तो इस पूरे मैकेनिज्म की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे एक सबसे बेस्ट चीज कुछ अलग से जो होती है वो है मिथाइलेशन। मिथाइलेशन, ये मिथाइलेशन प्रोसेस वैसे हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज में भी समझते हैं, इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक के अंदर आ जाएगा मिथाइलेशन। ये मिथाइलेशन डीएनए के स्ट्रैंड के या ओल्ड स्ट्रैंड जो है उसके एडिनोसिन के ऊपर 7th जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर मैथिल ग्रुप को जोड़ता है, ठीक है, और इसके लिए जो एंजाइम है वो है